नमस्ते। नट समाज की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की शाम हम देखने जा रहे हैं अपना नया नाटक मैं मनुष्य हूँ, जिसके लेखक और निर्देशक श्री ललित परिमू जी हैं। नाटक की कुल अवधि 1 घंटे 15 मिनट है, जिसके दौरान कोई मध्यांतर नहीं है। नाटक को शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना, कृपया आप सभी अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डाल दीजिए। और हाँ, नाटक के दौरान किसी भी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी ना करें, इससे कलाकारों का कंसंट्रेशन खराब होता है। उम्मीद है आप सभी ने अपने मोबाइल फोन को स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डाल दिया होगा। तो चलिए देखते हैं नाटक मैं मनुष्य हूँ। वो पूर्ण है, ये भी पूर्ण है। उस पूर्ण से ये पूर्ण निकला है। उस पूर्ण से इस पूर्ण के निकलने के बाद भी वो सदा पूर्ण ही शेष रहता है। निर्गुण से आयल हंसा, सद्गुण में समायल रे, काया में लिपटायल हंसा, माया में बुलायल रे। नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की शाम हम चर्चा करने जा रहे हैं अभिनय योग के बारे में। कुछ लोगों को जरूर ये हैरानी होगी कि अभिनय योग है क्या। कुछ लोग जरूर इस बात पर चिंतन कर रहे होंगे कि अभिनय और योग में क्या तालमेल है, और यही बात मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि तालमेल है, और तालमेल बहुत ही गहरा है। इसीलिए अभिनय और योग दोनों को जोड़कर हमने एक विधि बनाई है, अभिनय योग। अभिनय क्या है? देखा जाए तो जन्म से लेकर मरण तक हम अभिनय ही तो करते हैं। सुबह से लेकर शाम तक हमारे सारे क्रियाकलाप, हमारी सभी गतिविधियां एक प्रकार का अभिनय ही तो है। जैसे ही हम किसी से संबंधित और भाई काम कर रहा है। हमें अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना पड़ता है। हमें अपनी वाणी की और शरीर की सहायता से अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी होती है। ये अभिनय तो है। हम दूसरे की बात सुनते हैं या ग्रहण करते हैं, फिर अपनी नई बात कहते हैं। ये भी तो अभिनय है। कई बार जब हम अकेले होते हैं, किसी से संबंधित नहीं होते, तब भी हमारा मन किसी न किसी वार्तालाप में संलग्न होता है। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि अक्सर वो अपने आप से ही बात करते हैं, पर ऐसा नहीं। अक्सर वो दूसरे से ही बात कर रहे होते हैं। मन की जो बातें हम किसी से नहीं कहते या कह नहीं पाते, वो हम मन ही मन कह लेते हैं। ये अभिनय तो है। पैदाइश से लेकर मृत्यु तक प्रकृति हमसे कई तरह की भूमिकाएं करवाती रहती है। पहले बच्चा या शिशु, दूसरा किशोर या किशोरी, फिर युवक या युवती, फिर प्रौढ़, फिर वृद्ध, फिर मृत्यु, फिर बच्चा, शिशु, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, मृत्यु, फिर बच्चा।
ये सिलसिला चलता रहता है, एक विराट अभिनय। अभिनय लीला। इसके अलावा भी हमारे पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भी हम कई तरह की भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे पिता, पुत्र, पत्नी, पुत्री, पति, चाचा, ताऊ, मामा, दादा, दादी, नाना, नानी, पड़ोसी इत्यादि। एक मिनट, एक सेल्फी लेते हैं। हाँ, थोड़ा ऊपर। से चीज। जिस पेशे से हम जुड़े होते हैं उसमें भी हम अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाते हैं। कोई जूनियर है तो कोई सीनियर है, कोई मालिक है तो कोई मजदूर है, कोई वकील है, कोई डॉक्टर है, कोई कलाकार है, कोई शिक्षक है, कोई मंत्री है तो कोई प्रधानमंत्री है। इन सब अलग अलग भूमिकाओं के माध्यम से एक अभिनय लीला चल रही है। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। विश्व ब्रह्मांड के इस पृथ्वी ग्रह पर मैं 100 वर्षों के लिए आया हूं और मुझे राहुल, जन्मेजय, शालिनी, अनूप, ऋत्विक, सत्यम की भूमिका मिली है। मैं अपनी भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से सफल हूँ, इसके लिए मैं मन और प्राण से प्रयत्नशील रहूंगी। मुझ में अपनी भूमिका समझने की शक्ति पैदा हो और मन, वचन और कर्म से मैं अपना मनुष्य जीवन सार्थक बना सकूं, इसकी मैं कामना करता हूं। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ कि जो शक्ति इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को चला रही है, वही शक्ति मेरे चरित्र, मेरी भूमिका और मेरे जीवन को भी चला रही है। मैं हर दिन, हर पल शक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर रहा हूं और उसी शक्ति की सहायता से इस विश्व रंगमंच पर मैं राहुल का अभिनय कर पा रहा हूं। मैं जानता हूं क्योंकि मुझे मनुष्य की भूमिका मिली है, इसलिए मेरा लक्ष्य है स्वयं को जानना। अपने इस अभिनय यात्रा के दौरान मुझे सुख, दुख, लाभ, हानि, आशा, निराशा, राग, द्वेष, जैसे अनेक दृश्यों को निभाना होगा। किंतु सभी दृश्यों के पीछे जो दृष्टा है, सभी भावों के पीछे जो साक्षी भाव है, उसे जानने के लिए मैं हमेशा सजग व सचेत रहूंगा। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। मैं एक स्वस्थ अभिनेता हूं। अब मन के जगत को टटोल कर देखते हैं कि वहां क्या चल रहा है। कभी हम खुश होते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं, कभी हम क्रोध से भर जाते हैं तो कभी ईर्ष्या से जल उठते हैं, कभी मोहग्रस्त हो जाते हैं तो कभी अहंकार से भर उठते हैं, कभी भीतर से प्रेम का झरना फूट पड़ता है तो कभी घृणा का गंदा नाला हमें अपने साथ बहा ले जाता है। कभी आशा के फूल खिलते हैं तो कभी निराशा के कांटे चुभते हैं, कभी सफलता के शिखर को छू लेते हैं तो कभी असफलता की घाटी में गिर जाते हैं। कभी घृणा, कभी भय, कभी निर्भयता, कभी राग, कभी द्वेष, कभी खुशी, कभी गम, कभी हार, कभी जीत। व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। सारी कोशिशें बेकार हैं। क्या रखा है इस जीवन में? कुछ भी तो नहीं। सुख की तलाश में चलो तो हाथ में दुख तकलीफ ही आती है। अरे जिसे देखो वही परेशान है, दुखी है। रुपए पैसे की चिंता में, पत्नी, बच्चे, रिश्ते, नातों को संभालने की फिक्र में। आखिर हम क्यों जिए जा रहे हैं? किस दौड़ में क्या हासिल करने जा रहे हैं और हासिल कुछ होता भी तो नहीं। और हासिल हो भी गया तो क्या हो गया? क्या पा लिया? फिर से एक नई दौड़, एक नई आकांक्षा पकड़ लेती है। एक ही सर्कल में, एक ही वर्तुल में घूमे जा रहे हैं, घूमे जा रहे हैं, कोल्हू के बैल की तरह। चलो सब ठीक है, सब ठीक है। मेरे जीवन में सब ठीक है। समग्र जीवन जैसा होना चाहिए वैसा ही तो है। सब सही है, सार्थक है, शुभ है, मंगल है। कितना सुंदर रहस्य से भरा है ये जीवन। कितना कुछ है सीखने के लिए, नई नई बातों को जानने के लिए। हम यदि थोड़ी सजग रहें, सचेत रहें,
जिज्ञासु रहे तो जीवन इतना रहस्य खोल देता। अपने नए नए रंगों की ओर हमें आकर्षित कर लेता है। हमें अवसर मिलता है संसार को जानने का, जीवन को समझने का। मैं नतमस्तक हूं समग्र जीवन के प्रति। मुझे खुशी है कि मुझे मनुष्य जीवन मिला, इस पृथ्वी ग्रह पर आने को मिला। मैं अपने काम से खुश हूँ, अपने जीवन से संतुष्ट हूँ। मेरी दिली कामना है कि सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, सभी जीवन का शुभ पक्ष ही देखें, कभी किसी को दुखी जीवन ना जीना पड़े। आशा, निराशा, सुख, दुख। मनुष्य का मन सदा इन दो विपरीत भावों में डोलता रहता है। अभिनय में वो शक्ति है, यदि मनुष्य चाहे तो अपने नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में परिवर्तित कर सकता है। शायद आपके मन में सवाल उठेगा कि कैसे? तो सबसे पहले जिस नकारात्मक भाव से मनुष्य का मन ग्रस्त है, उसे आंगिक या वाचिक अभिनय से अभिव्यक्त करना होगा। एक विशेष रस की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, चाहे करुण या रौद्र या अद्भुत आदि आदि। उससे मन का एक स्थान जिसे नकारात्मक भाव ने घेरा था वो खाली हो जाएगा। अब उस खाली स्थान को सकारात्मक भाव से भर देना होगा अभिनय से। कहने का मतलब है, अगर मन क्रोध से भर गया है तो क्रोध की अभिव्यक्ति करके क्रोध को बाहर फेंक दो। तेरी हिम्मत कैसी है सब करने की? और फिर उसमें करुणा और विवेक का भाव जगा दो। बार बार इसका अभ्यास करने से मनुष्य अपने नकारात्मक भावों को सकारात्मक भावों में परिवर्तित कर सकता है। कभी आपने सोचा है या हमारे नकारात्मक भाव क्या है? शास्त्र की भाषा में कहे तो षड्रिपु और अष्टपाश, ये हमारे मानसिक जगत के नकारात्मक भाव हैं। इन्हीं पर हमें काम करना है अभिनय के माध्यम से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, मन के शत्रु हैं, असुर हैं। घृणा, शंका, भय, लज्जा, कुल, शील, मान, जुगुप्सा मन के बंधन है। कामनाओं से ही संसार की सृष्टि होती है। काम बीज जो अपने में हजारों संस्कार और कामना लिए है, इस सृष्टि जगत का आधार है। यही कामनाएं मनुष्य के अंदर भी होती है, जिनकी पूर्ति के लिए वो संसार में दौड़ता भागता है। अपने अंदर की संतुष्टि के लिए वो नाम, धन, यश, वैभव, सामाजिक प्रतिष्ठा सब पाना चाहता है, और साथ में अपनी भावनाओं की संतुष्टि के लिए वो भरपूर प्रेम भी पाना चाहता है। यही है काम। हाँ, मैं चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ चाहता हूँ। मेरी ढेर सारी अभिलाषाएं, अनगिनत इच्छाएं, और मैं उन सबको पूरा करना चाहती हूँ। बहुत सपने हैं मेरी आंखों में, जिन्हें मैं साकार होते हुए देखना चाहता हूँ। दिल में इतने अरमान है कि मैं उन्हें गिन नहीं सकती, पर चाहती हूँ कि सब पूरे हों। और चाहता ये भी हूँ कि जल्दी पूरे हों। जल्दी, जल्दी जल्दी। सब्र नहीं और सब्र नहीं। मेरी चाहत है कि मेरे पास काम हो, खूब काम हो, ढेर सारा पैसा हो, मेरे काम को सब सराहें, मेरी खूब तारीफ हो। मैं चलूं और लोग कहें कि वो देखो, एक काबिल आदमी जा रहा है। हाँ, मैं चाहती हूँ कि मुझे सब काबिल करें। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। मेरी चाहत है प्यार की, अनंत प्रेम, एक ऐसे शख्स से जो मुझसे बेशुमार प्यार करे, जो मुझे अपना कहे,
मेरा साथी हो, मेरा हमसफर। मेरे सुख दुख में मेरा पार्टनर। मैं उसे खुशी दूं, वो मुझे खुशी दे, मैं उसके दुख सहूं, वो मेरी तकलीफों को आधा कर दे। हम दोनों मिलकर संग संग जीवन की धूप छांव का मजा ले। मेरी जबरदस्त चाहत है ऐसे प्रेम की, जिसमें मैं अपना सब कुछ लुटा दूं, सब कुछ गवा दूं, सब कुछ समर्पित कर दूं। यदि कामना या इच्छा में रुकावट आए तो क्रोध का आना स्वाभाविक है। सभी इच्छाएं सहज रूप से पूरी नहीं होती, विरोधिनी शक्ति के साथ संग्राम करना पड़ता है, और यदि उसमें असफल हुए तो आ ही जाता है क्रोध। हा, 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 Attention everyone, attention, attention, relax, relax, relax. मुझे आप सबको एक खुशखबरी देनी है। आने वाले स्टेट कंपटीशन में हमारे एकेडमी के कुछ बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। लेकिन उसके साथ एक बुरी खबर भी। कुछ बच्चों को अभी और मेहनत करने की जरूरत है, जिनमें से हैं जन्मेजय, सत्यम, अनूप, सॉरी। बहुत बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। क्यों मेरी चाहत पूरी नहीं होती? क्यों मैं अपने सपनों को साकार करने में सफल नहीं हो रहा हूँ? जल गए मेरे अरमान और ध्वस्त हो गई मेरे अभिलाषाएं। जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ। क्यों मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ? समय तेजी से निकलता जा रहा है, मेरी चाह भी अधूरी रह गई है। जी चाहता है सब कुछ तहस नहस कर दूं, आग लगा दूं इस पूरी दुनिया को, गोली से उड़ा दूं सबको जो मेरी इच्छाओं में बाधा बनकर खड़े हो रहे हैं। नाश कर देना चाहता हूँ तमाम ऐसे लोगों को जिन्होंने मेरी अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए मेरी सहायता नहीं की। हिंसा, घोर हिंसा, क्रोध, भयानक क्रोध। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मेरी सांसों पर मेरा नियंत्रण नहीं है। दांत भींच रहे हैं, मुट्ठियां बंध गई, आंखों में खून सवार है, दिमाग की नसें फटी जा रही हैं। हत्या 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 हत्या। अब मैं शांत हो रहा हूँ। अब मेरी सांसें मेरे नियंत्रण में आ रही हैं। अब मैं स्वाभाविक महसूस कर रहा हूँ। मेरी मुट्ठियां खुल रही हैं। मेरे दांतों की किटकिट खत्म हो रही है। आंखों से खूनी पर्दा हट गया, दिमाग की नसें कुछ शांत हो रही हैं। मेरे विचारों में परिवर्तन आ रहा है। शायद मैं गलत सोच रहा था। सच तो यही है कि सारे ना सही, किंतु कुछ तो अरमान पूरी हुई ही है। मैंने मांगी थी पूरी बगिया, वो ना मिली तो क्या हुआ? कुछ फूल तो मेरी झोली में आए ही है। मैंने मांगा था पूरा आसमान, वो ना मिला तो क्या हुआ? कुछ सितारे तो अपने हुए ही हैं। मुझे इन सितारों को, इन फूलों को
संजोकर रख लेना चाहिए। जो मिला है उससे संतुष्ट होना चाहिए। मैं दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद देना चाहता हूँ उस परम शक्ति को जिनकी वजह से मेरी कुछ अभिलाषाएं पूरी हुई। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। मेरे पास जो कुछ भी है आप ही की कृपा का फल है और आप ही का प्रसाद है। मेरी चाहत बस इतनी है कि जीवन की सापाधापी का सामना करने की शक्ति दे। शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। अब यदि आप रह गए और दूसरे आगे निकल गए तो क्या होगा? यानी इच्छा तो अंदर है और वो पूरी नहीं हुई, किंतु दूसरे की हो गई जो आपका प्रतियोगी था। कितनी मजेदार बात है। यदि इच्छा पूरी ना हो तो सीधा क्रोध, और इच्छा पूरी ना हो किंतु दूसरे की इच्छा पूरी होने से तकलीफ हो तो ईर्ष्या या मत्सर्य। थैंक यू, थैंक यू। हे राहुल, शादी के लिए बहुत बहुत बधाई हो भाई। हे राहुल, कांग्रेचुलेशन। कैसा कैसा है? हे कांग्रेचुलेशन शालिनी। गाइस, हम सबने सबसे पहले राहुल चाहिए। अगला नंबर इसका है। गाइस गाइस, शादी के मौके पर डांस तो बनता है। हाँ। और डांस कौन करेगा? डर रहा हूं मैं, पूरी तरह पीड़ित महसूस कर रहा हूं। उफ, उसकी इच्छाएं पूरी हो गई और मेरी नहीं हुई। ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? मैं क्यों पीछे रह गया? कहां कमी रह गई? क्या यार तू भी? कहीं कमी नहीं रह गई भाई। अरे यार राहुल, तू भी यार क्या करता है? शालिनी शालिनी, हाँ इस बार। देखो देखो कितना खुश है वो। ये सहा नहीं जा रहा है, कांटा सा चुभ रहा है मन में। कितना कष्ट, कितनी पीड़ा हो रही है, मैं बयां नहीं कर सकता। क्या करूं मैं? मन से बद्दुआ निकल रही है कि उसका बुरा हो, बुरा हो। उसे कामयाबी और ना मिले और सुख ना मिले, उसका घर बर्बाद हो जाए, उसकी नस्ल खत्म हो जाए, वो भिखारी बन जाए, वो मर जाए। मृत्युर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। मुझे असत से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक हुआ। कोई बात नहीं कि मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई। शायद मैं उस लायक नहीं था, शायद इससे भी अच्छा कुछ होने वाला है जो मैं नहीं जानता, या फिर मुझे अभी और कुछ सीखना बाकी है। उसकी इच्छा पूरी हो गई, ये भी शुभ है। वो इस लायक थी। मैं भी इस बात से खुश हूं कि उसे मिला। मैं उसकी खुशी में शामिल हूं, उसके सुख से आनंदित हूं, प्रफुल्लित हूं कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। ईश्वर उसे और दे, सबको दे, सब खुश रहें, सब सुखी और प्रसन्न रहें, सब जीवन को स्वीकार भाव से लें और मस्ती से जिएं। लाइफ इज रिलेशनशिप। जीवन का नाम है रिश्ता संबंध। हमारे मन में जो भी सकारात्मक या नकारात्मक भाव पैदा होते हैं वो हमेशा किसी रिश्ते के दायरे के अंदर ही होते हैं। जैसे प्रेम है
तो कोई स्त्री है या कोई मित्र है, घृणा है तो कोई शत्रु है, ईर्ष्या है तो कोई प्रतियोगी है। हमारे जितने भी नजदीकी रिश्ते हैं वो सब लव हेट है। कहने का मतलब प्रेम और घृणा है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे घृणा भी करते हैं। जो आज अच्छा लगता है वो कल बुरा लग जाता है। जहां मित्रता होती है वहां शत्रुता के भाव भी पैदा होते हैं। ये जो विराट रंगमंच पर अच्छे बुरे की अभिनय लीला चल रही है वो हमेशा हमारे नजदीकी रिश्तों की वजह से ही पैदा होती है। जैसे पिता पुत्र, पति पत्नी, सास बहू, माँ बेटी, भाई भाई, बहन बहन, मालिक नौकर, सीनियर जूनियर इत्यादि। तो आइए कुछ ऐसे ही नजदीकी रिश्तों को देखते हैं। हाँ मैंने मैसेज चेक कर लिया, मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, मैं करता हूँ आपको बात। हाँ। अरे आप कब आए? वो सभी कुछ देर पहले। क्यों? कुछ नहीं। क्या हुआ? आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं क्या? उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। पर मेरी दुनिया अलग है और वहां जो उम्मीद आपने लगाई है वो बेकार है। आप अपना और हम सबका टाइम खराब कर रहे हैं। कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हो तुम? अपना सुर तो देखो। तो क्या करूं मैं? अच्छे से तो आप समझना ही नहीं चाहते। हम 1000 बार डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी आप मानते ही नहीं। क्या मानूं मैं? क्या मानूं? आपने पेपर में एडवर्टाइजमेंट क्यों दिया? मैंने माँ से भी बात की थी और उन्हें भी मना किया था और बहुत पहले आपसे भी बात हुई थी, लेकिन फिर भी आपने ऐसा कर लिया। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। इतने सालों से घूम फिर कर बात वही की वही अटक जाती है। तुम अभी तक ठीक से सेटल नहीं हुए हो। मनमौजी तरीके से कोई प्रोजेक्ट ले लेते हो फिर छोड़ देते हो। कुछ ठीक नहीं है तुम्हारा। अब जो मैंने सोचा है, बहुत पुरानी सोच है आपकी डैडी। प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। शादी का आइडिया वो भी इस तरह अखबार में एडवर्टाइजमेंट देकर मुझे कहीं से भी एक्साइट नहीं करता। और मैं आपसे कई बार कह चुका हूं, मैरिज इज अ डेड इंस्टीट्यूशन, ओनली फूल्स एंड ब्रेन वॉश पीपल मैरी। यू मीन आई वाज अ फूल? यही कहना चाहते हो? आपकी बात अलग है डैडी, वो जमाना और था। अरे अगर आज तुम यहाँ जिंदा अपने पैरों पर खड़े हो तो वो इसलिए कि मैंने शादी की थी और तुम्हें पालने की जिम्मेदारी ली। That was not a foolish decision, but a conscious decision to take care of a woman and a child. आज तुम्हें मैरिज एक डाइंग इंस्टीट्यूशन लग रहा है। हजारों लाखों लोग ये शादियां करके घर बसा रहे हैं। हजारों लाखों लोग जो शादी नहीं करके बिना घर बसाए अकेले जी रहे हैं, उनका क्या? अभी पेपर में एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, यूरोप में 51% लोग। अरे वो यूरोप होगा, तुम इंडिया में हो और यहाँ ये सब चीजें। यहाँ भी वही हो रहा है। सिंगल लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, डिवोर्स रेट्स बढ़ रहे हैं, लोग शादी करके खुश नहीं हैं। बिना शादी करके तो और भी कोई खुश नहीं रह सकता। ये भी जान लो, जो शादी नहीं करेंगे वो क्या करेंगे? इधर उधर मुंह मारेंगे और क्या? तुम भी वही करना चाहते हो। चाहते क्या? वही कर रहे हो और वैसे ही रिस्पॉन्सिबल जीवन जीना चाहते हो। बीवी का प्रेशर रहेगा तो काम ठीक से करोगे, कभी किया कभी नहीं किया, ये सब इनडिसिप्लिन बंद हो जाएगा। आप जिसे इनडिसिप्लिन समझ रहे हैं वो इस दौर का नया ढंग है। जरूरी नहीं कि आदमी रोज सुबह उठकर दफ्तर जाए और शाम को थका हारा घर लौटे। आज बहुत से काम घर से ही हो जाते हैं। ये इससे फोन और नेट जहां है वही ऑफिस है। ये मेरा लक खराब था कि मेरे कुछ प्रोजेक्ट बीच में बंद हो गए, जानबूझकर मैंने कुछ नहीं किया। लक तो तुम्हारा खराब ही रहता है। हर बार कोई नया प्रोजेक्ट लेते हो और करोड़ों कमाने के सपने देखते हो। लक साथ नहीं देता, सपने धरे के धरे रह जाते। अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, क्या मिला? ये स्टार्टअप कंपनी खोल दी, आज तक ठीक से स्टार्ट ही नहीं हुई। ना जाने कितना लोन उठा चुके हो। आपके लोन का एक एक पैसा चुका दूंगा, आप बेफिक्र मैं रहें। अपनी बात नहीं कर रहा। आप जो कह रहे हैं वो मैं समझ रहा हूं और मैं जो कर रहा हूं वो सोच समझ के कर रहा हूं। हाँ हाँ, सोच समझ के अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो ना। तुम्हारी कंपनी बहुत सी इवेंट्स ऑर्गेनाइज करती है ना। अब एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करो, हाउ टू ब्लो योर हार्ट एंड मनी इन 2 years।
शायद कंपनी चल पड़ी। आप ये कहानी अपने पास ही रखिए, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मुझे सक्सेस नहीं मिलती। पता नहीं वो सक्सेस कब तुम्हें नसीब होगी और कब मैं तुम्हारा घर बसा हुआ देखूंगा। तब तक मैं हाथ पर हाथ धरे बैठने वाला नहीं हूं। मैंने अपना काम शुरू कर दिया। जो फैमिली मुझे ठीक लग रही है उनसे तुम्हें मिलना होगा। आप भी क्या बेकार की? और तुम ना नहीं कहोगे? ना ही कहूंगा, 1000 बार कहूंगा नहीं नहीं नहीं। लेकिन क्यों? तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारे करियर के मामले में हम तुम्हारी सारी बातें झक मार कर मानते आए। अब शादी के मामले में मैं अपने विचार बता चुका हूं। विचार का अचार डालूं? और तुम खुद को समझते क्या हो? कार्ल मार्क्स हो, महर्षि कपिल हो, दयानंद सरस्वती हो कौन तुम? विचार बता चुका हूं। इनमें से कोई भी नहीं और ना ही जैसा बनना चाहता हूं। मैं जिनसे इंस्पिरेशन लेता हूं वो लोग अलग हैं। बिल गेट्स, वॉरेन बुफेट, स्टीव जॉब्स। हाँ, इन्हीं की वजह से तुम्हारा दिमाग खराब हुआ है। अब मेरा दिमाग खराब मत करना। जो कह रहा हूं वो करो, बाकी का देखा जाएगा। मैं अपनी जिम्मेदारी से फ्री होना चाहता हूं। जाइए, मैंने आपको आपकी जिम्मेदारी से फ्री किया। आपको मेरी शादी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा बस चलता तो मैं एक आंदोलन शुरू करता और मैं इसको अबॉलिश करा देता। बंद हो जाना चाहिए दकियानुसी सिस्टम। वाह मेरे क्रांतिकारी शेर राजा राम मोहन राय, कब कर गया ये आंदोलन? हाँ, बताना, मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा झंडा लेके। बंद करो शादी ब्याह, बंद करो शादी ब्याह, बंद करो शादी ब्याह, बंद करो। बताना कब चलना है, या ये भी एक सपना ही रह जाएगा? कितना भी समझाओ बेकार है। आप नहीं समझ सकते। क्यों होता है बार बार ऐसा? अच्छा करने जाओ तो बुरा क्यों होता है? मैंने कौन सा गलत काम किया है? अपनी बेटी की शादी की कोशिश करना गुनाह है। वो खुद भी तो अपने लिए लड़की ढूंढ सकता है और हमें बताकर अपना घर बसा सकता है। उसको ऐसे अकेले देखकर दिल दुखता है। इतना समझाया पर वो कोई ना कोई बहाना बना देता है। हम दोनों की सोच में कितना फासला हो गया। क्या इस फासले को कम किया जा सकता है? मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं से गलत हूँ और शायद डैडी भी अपनी जगह सही है। दोनों अगर सही है तो रिजल्ट ऐसा स्ट्रेसफुल क्यों है? कहीं तो कुछ है जो बिना इंट्रोस्पेक्शन के समझा नहीं जा सकता। या तो मैं ही उनकी बात मान लूं और जैसा वो कहते हैं शादी के लिए हाँ कर दूं। पर कितना अजीब और अननेचुरल सा लगता है ये। जिस काम में अंदर से फेथ नहीं हो वो काम कैसे किया जा सकता है? फिलहाल उन्हीं को हमारी जनरेशन को समझना चाहिए। लेकिन हाँ, मुझे उनकी बात शांति से सुननी चाहिए। सभ्यता की शुरुआत से ही पिता पुत्र के रिश्तों में जटिलताएं और मुश्किलें देखी गई और हर युग में अलग अलग ढंग से लोगों ने इसे सुलझाने की कोशिश भी की। हर पुत्र शुरू में अपने पिता से अभिभूत होता है, प्रभावित होता है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रभाव कम होता जाता है। यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आता है जब पुत्र अपने पिता की सिर्फ कमजोरियां और गलतियां ही देख पाता है। ये वक्त बहुत ही नाजुक होता है और दोनों के रिश्तों की खाई बढ़ती जाती है। उसी समय कुछ करना आवश्यक होता है। पिता भी इस बात से नाराज और खफा रहते हैं कि उनका पुत्र ना तो उनकी बात मानता है और ना ही उनके विचारों को समझ पा रहा है। इस समय दो पीढ़ी के बीच मौजूद दूरी भी अपना काम कर रही होती है।
अभिनय का थोड़ा प्रयोग करने से एक दूसरे को समझने का प्रयास किया जा सकता है। हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ बेटा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभी अभी वॉक करके आया हूँ। मैं तुम्हारी पिक्चर नहीं दिख रही। अच्छा तुम मुझे देख रही हो? क्या करूं, कैसे एडजस्ट करूं? नहीं बेटा मैं तुम्हें नहीं देख पा रहा। हाँ आवाज तो आ रही। हाँ बेटे बोलो, कैसी चल रही तुम्हारी क्लासेस? हाँ पिक्चर नहीं दिख रही बेटा। हाँ अब दिखाई दे रही है साहब। अरे दोनों माँ बेटे किचन में हैं। बहुत बढ़िया। तुम तो फिट लग रहे हो निमेश। हाँ जिम का असर दिख रहा है। अरे हाँ हाँ बिल्कुल खाओ, प्रोटीन खाओ, पर बादाम खाना मत भूलना, शहद में डुबो के रोज सुबह सुबह। अनिमेश आज क्या घर पर ही हो? ओके, देर से जाओगे? वो वेब सीरीज का लिंक भेज देना मुझे। ओके बाय बाय। बाय बाय बेटा। बाय बाय बेटा। ये देखिए पापा, ये कांटेक्ट लिस्ट में जाकर यहाँ प्रेस कीजिए। अब देखिए ये लिखा है ना वीडियो पर, तो यहाँ दबाइए, कॉल शुरू हो जाएगा। बस सामने वाला जब फोन उठाएगा तो उसको चेहरा यहाँ दिखेगा, और थोड़ा सा ऊपर नीचे करके आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। ये ऐसे पूरा चेहरा दिखेगा और उसको आपका। अच्छा अच्छा ये बताओ, अपनी फोटो जो हम क्लिक करते हैं उसे कहाँ ढूंढें? हाँ हाँ ये देखिए, यहाँ जाने से आपको ये गैलरी दिखाई देगी, बस हाँ। इसको क्लिक कीजिए। अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा आराम से सॉफ्टली कीजिए और बीच में दबाइए। हाँ नहीं नहीं इतना जोर से नहीं, इसको इस तरह कीजिए। हाँ बस ये खुल गया। अब लेफ्ट की तरफ स्क्रॉल कीजिए। ये हाँ ये देखिए जो भी फोटोज आपने क्लिक की है वो यही मिलेंगी आपको। अरे वाह बहुत अच्छे। अच्छा मैं वापस मेन पेज पर जाता हूँ। हाँ ये मैं पीछे आ... नहीं नहीं ये वाला नहीं, ये जो सेंटर में है इसको प्रेस कीजिए। अच्छा ये मैंने इसको दबाया, फिर ये, और ये आ गया मैन पेज। अरे वाह बढ़िया है, बहुत बढ़िया, कमाल है नए फोन का, तो पूरी क्रांति ला दी है इन्होंने। हाँ हाँ सो तो है। अच्छा पापा, हाँ? कल मैंने आपके फोन पर नेट कनेक्शन ले लिया था। हाँ। बहुत मिनिमम खर्चा होगा, आप नेट, व्हाट्सएप, गूगल सब कर सकते हैं, यूट्यूब भी, कोई गाना सुनना हो, वीडियो देखना हो, सब कर सकते हैं। मैं इसमें व्हाट्सएप शुरू कर दूं? अरे अरे मेरे किस काम का है ये? अच्छा ठीक है कर दो, खाली बैठे इसका प्रैक्टिस कर लिया करो। हाँ पापा, आप ऑपरेट करना शुरू करोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा। पिक्चर्स, वीडियोस सब आपके पास भी आएंगे और आप भी भेज सकते हो। और पता है दीदी और अनिमेश भी आपको डायरेक्टली वीडियो या गुड मॉर्निंग मैसेज भेज सकते हैं। और आप भी चाहो ना तो अपने कुछ रिलेटिव्स को वीडियो भेज सकते हो, चैट कर सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, ये टाइपिंग सीखनी पड़ेगी। ये लो अब टाइपिंग भी सीखनी होगी। उतना भी मुश्किल नहीं है पापा। ये लीजिए व्हाट्सएप डाउनलोड हो गया, अब मैं मैसेज भेजता हूँ अपने फोन से। हाँ नमस्कार। हाँ ये आया। अब देखिए ये जो टिक साइन है ना, हाँ इससे पता चलता है कि मैसेज गया या नहीं, सामने वाले ने मैसेज पढ़ा या नहीं। कैसे? मैं मैसेज फिर से भेजता हूँ। अच्छा कैसे हो पापा? अब देखिए ये एक टिक है, हाँ मतलब मैसेज अभी गया नहीं। दो टिक मतलब मैसेज गया। अब आप इस मैसेज को खोलिए, अभी क्लिक कीजिए और देखिए। अच्छा ये मैंने ऐसे दबाया और मैसेज देखा, कैसे हो पापा। हाँ। हाँ अब ये ब्लू टिक देख रहे हैं ना, हाँ। इसका मतलब है कि आपने मैसेज पढ़ लिया, सामने वाला समझ गया कि मेरा मैसेज पढ़ा गया। अब जवाब की उम्मीद करेगा आपसे, आई मीन अगर कुछ सवाल पूछा है तो उसके जवाब की उम्मीद। ओके समझ गया। अच्छा मैं जवाब दूं? हाँ टाइपिंग करनी पड़ेगी ना। हाँ। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? ये मैंने भेजा है, अब देखो तुम्हारे यहाँ पहुंचा या नहीं। अभी नहीं। हाँ ये आ गया। अब देखिए पापा, आपके फोन में ये दो टिक आ गए ना। हाँ। ये देखिए ये दो टिक आ गए ना, इसका मतलब है कि आपने मैसेज पढ़ लिया। अरे वाह बढ़िया है। अच्छा और भी भेजता हूँ। हाँ
इंग्लिश में भेजता हूँ, टाइप करना आसान है। हाँ Sorry beta for what I said 2 days back. Please forgive me. नहीं पापा, आप सॉरी मत बोलिए, गलती मेरी ही थी, मुझे समझना चाहिए था। समझना तो मुझे ही चाहिए। मैं तुमसे बड़ा हूँ। ज्यादा तो तुम्हारी खुशी हूँ, पर भूल जाता हूँ कि वक्त बदल रहा है। नहीं पापा, आप अपनी जगह सही हो, आप कीजिए जो आप करना चाहते हो। ये कोशिश करने में कोई बुराई नहीं। नहीं बेटा, नहीं, जबरदस्ती करना ठीक नहीं। अब इस बात को जानो, फिर कभी उस पर बात करेंगे। अभी अपने काम पर आपके पापा अष्टपाश मन के बंधन हैं। मन को निर्मल बनाए रखने में जो रुकावट या बाधाएं आती है, इन्हें अष्टपाश से है। मन को नकारात्मक बनाए रखने में इनका पूरा पूरा योगदान है। बार बार किन्हीं कारणों से मन इनसे वशीभूत होता है और धीरे धीरे रोगग्रस्त या विक्षिप्त हो जाता है। मन को आत्मा की ओर अग्रसर होने की यात्रा में मन की स्वच्छता तथा निर्मलता आवश्यक है। घृणा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। आई हेट यू। तुम्हारी मृत्यु की कामना मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। भय, डर लग रहा है मुझे, दिल बैठा जा रहा है, तुम घबराहट सी बढ़ रही। शंका, तुम मुझे ठगना चाहते हो, मेरा फायदा उठाना चाहते हो। लज्जा, मुझे बहुत शर्म महसूस हो रही है, नजरें उठ नहीं पा रही हैं। कुल, मेरा खानदान सबसे ऊंचा है, हम श्रेष्ठ हैं और बाकी सब छोटे हैं। शील, तुम गंवार हो, अनपढ़ व अश्लील हो, मैं सब वो सुसंस्कृत हूँ। मान, मेरा अपमान करने का साहस कैसे हुआ? तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मुझे? जुगुप्सा, बड़ा मजा आ रहा है तुम्हारी निंदा सुनने में, जो रस मिल रहा है। आहा। जैसे रस्सी किसी वस्तु या व्यक्ति को बांध देती है, ठीक वैसे ही मन किसी भाव से ऐसे बंध जाता है, क्या सही है और क्या नहीं, ये विचार करने की क्षमता भी चली जाती है। मन अंधा है और अपनी शक्ति से अच्छे बुरे का भेद नहीं कर पाता। उसके लिए विवेक चाहिए। अंधा मन चाहत और नफरत में, पसंद और नापसंद में फर्क नहीं कर पाता। तभी अक्सर देखा जाता है, जिससे आज प्रेम है, कुछ समय बाद उससे हो जाती है घृणा। I hate you. I hate you. नफरत है मुझे तुमसे। मेरा मन सड़ गया। तुम्हारी मौजूदगी मुझे ये बताती है कि मैं कितनी बदनसीब हूँ। संसार की मामूली खुशियां मेरे भाग्य में नहीं। और ऐसा नहीं है कि मैं उसके लायक नहीं, बल्कि तुम हो उसके कारण। तुम हो उसके कारण। तुम हो उसके कारण। तुम हो। तुम हो। तुम हो। तुम हो। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी आज ये दशा हो गई है कि मैं प्रेम करने के काबिल नहीं रही। एक समय तुम्हें आकाश में बिठाया था। तुम्हारी हर इच्छा को पूरा करना अपनी खुशी समझती थी। तुम खुश हो, संतुष्ट हो, ये देखना अपना सबसे बड़ा कर्तव्य समझता था। लेकिन आज वही सब कुछ याद करके मन में सिर्फ घृणा ही भड़कती है। मेरी कोमल भावनाएं बुरी तरह आहत हुई हैं। उसके कारण तुम हो। तुम हो। तुम हो। तुम हो। तुम हो। कभी कभी ऐसा लगता है प्रेम रही
सिर्फ एक यंत्र की तरह अपनी सांस ले रही है और खामखा जी रही है। खामखा जी रहा है। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तुम्हारी मौजूदगी से मन के भीतर प्रेम का बीज अंकुरित हुआ है। स्नेह का प्रकाश और विश्वास के जल से वो बीज धीरे धीरे फूल में परिवर्तित हुआ है और अपनी सुगंध से मुझे आह्लादित करता रहा है। तो प्रेम का फूल मुरझा गया, धूल में मिल गया, ये सच है। लेकिन ये भी तो संभव है कि जो आज धूल धूसरित है वो फिर से नए बीज को जन्म दे, फिर अंकुर फूट गए, फिर खुशबू फैले। मैं समझ रहा हूँ, यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है। यदि आज प्रेम घृणा में बदल सकता है तो घृणा भी तो प्रेम में फिर से परिवर्तित हो सकती है। अपने प्रयास से क्या मैं स्वयं को प्रेम पाने का दावेदार बना सकता हूँ? या फिर मुझे को बिना किसी उम्मीद के प्रेम के दीप को जलाए रखना होगा। मुझे फिर से प्रयास करना ही होगा। मन के सड़े हुए हिस्से की परवाह किए बगैर प्रेम के बीज के अंकुरित होने की तैयारी करनी होगी। रात कितनी ही गहरी हो, सुबह की पहली किरण रोशनी के आने की सूचना दे ही देती है। आहार, निद्रा, भय और मैत्री ये मनुष्य की बुनियादी वृत्तियां हैं जिन्हें वो जन्म से साथ लेकर आया है। उसके पिछले अनुभव इन्हीं को लेकर है। जब तक वो शरीर के तल पर जी रहा है तब तक ये वृत्तियां काम करती रहेंगी। जैसे आहार के बिना शरीर काम ही नहीं कर सकता, ठीक वैसे ही अगर नींद ना हो तो इस शरीर रूपी मशीन को आराम कैसे मिलेगा। और उसकी प्रजनन शक्ति भी उसके शरीर की सहज वृत्ति है जिससे वो मरते दम तक जूझता रहता है। अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए उसे संघर्ष से गुजरना पड़ता है और जिस सहज वृत्ति से उसका सामना होता है वो है भय। कुछ सोचने विचारने की शक्ति नजर नहीं आ रही। हाथ पांव भी फूल गए, माथे पर पसीना आने लगा। क्या होगा अब? बहुत कमजोर महसूस कर रहा हूँ। एक तरफ जी चाहता है कि कहीं भाग जाऊं और अपना मुंह छुपा लूं। किसी ऐसे दामन का सहारा लूं जो मुझे सुरक्षा का एहसास कराए और मेरी कमजोरी का हल कर ले, जो इस समय मेरे जीवन पर हावी हो गई है। और अगर नहीं तो मौत को ही गले लगा लूं। दूसरी तरफ इच्छा होती है नोच लूं सब कुछ, तो मैं उसे, इन सबको, यहाँ तक कि खुद को भी। इस भयग्रस्त जीवन को ढोए रहने का क्या अर्थ? हर बार ये भय घेर लेता है। कभी गरीबी का भय, कभी मौत का भय, कभी बीमारी का भय, कभी अपने प्रियजनों को खोने का भय, तो कभी असफलता का भय, और कभी बुढ़ापे का भय। इस भय से क्या कभी मुक्त हो पाऊंगा?
निरामय ओम शांति शांति शांति। मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। हाँ, मैं भय से मुक्त होना चाहता हूं, पर कैसे? जिन कारणों से भय जन्म लेता है उन्हें जड़ से कैसे दूर किया जा सकता है? जरूरत है थोड़ी हिम्मत और साहस की। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अगर हम अपने धैर्य और संयम को बनाए रखते हुए मुश्किलों और मुसीबतों का मुकाबला करते जाएं, तो संभव है भय से थोड़ी राहत मिल सकती है। अपनी दृष्टि लगातार लक्ष्य पर रखनी होगी और वहीं से प्रेरणा लेते हुए आज की भयग्रस्त परिस्थितियों से जूझना होगा। भविष्य में मिलने वाला सुख अक्सर आज के दुख को भुलाने में सहायक होता है। कल मिलने वाली विजय की आशा आज की असफलता से जन्मी निराशा को दूर करने में सहायक होती है। अब यदि मौत का भय सताता है तो अमृत को अपना लक्ष्य बनाना होगा। धीरे धीरे जब ये भाव घना हो जाएगा तो मन पहले निर्भय और फिर अभय होता जाएगा। इसी अभय भाव से मिलने वाली रोशनी भय की अंधेरी काली अमावस्या को हमेशा के लिए दूर कर सकती है। आज के इस भोगवादी संस्कृति ने एक ऐसे रिश्ते को जन्म दिया है जिसमें ना केवल अनेक जटिलताएं मौजूद है बल्कि तनाव और द्वंद्व भी पूरी मात्रा में है। मैं इशारा कर रही हूँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिश्ते की ओर, जिसमें लोगों की रुचि अब पहले से अधिक हो गई है। 25 वर्षीय लड़की की अगर कोई गर्लफ्रेंड ना हो तो अपने मित्र मंडली में अपना मान और सम्मान दोनों खो बैठता है। यही हाल लड़कियों का भी है। मोबाइल फोन की तरह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलना एक फैशन सा हो गया है। भले इस रिश्ते को कानून और धर्म की स्वीकृति नहीं मिली है, जिस वजह से ये अभी भी पर्दे के अंदर है, किंतु इससे जुड़े तनाव और द्वंद्व स्पष्ट दिखते और अपना असर छोड़ जाते। हाँ बोलो। बोलो क्या? दरवाजा खोलो। मतलब ढूंढते रहना बाद में, दरवाजा खोलो, बाहर खड़ी हूँ। तो ये हो रही है तुम्हारी मीटिंग, जरूरी काम में बिजी, मेरा फोन उठाने तक की फुर्सत नहीं, हाँ? और ना ही मेरे मैसेज का जवाब देने के टाइम। वो सब लोग अभी चले गए। हम लोग सुबह 8 बजे से काम कर रहे हैं बैठ के। और मेरे आने के जस्ट पहले ही सब चले गए। किसको बेवकूफ बना रहे हो तुम, हाँ? पिछले 2 हफ्ते से देख रही हूँ, मुझे अवॉइड कर रहे हो। कभी काम का बहाना, कभी मीटिंग का बहाना, कभी दोस्तों के साथ पार्टी, कभी बॉस के साथ क्लाइंट से मिलना। सबके लिए टाइम है ना तुम्हारे पास? एक मैं ही हूँ फालतू, बेकार, जिसकी कोई कदर नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं। गलत सोच रही हो तुम। पिछले कई दिनों से ज्यादा बिजी हो गया हूँ मैं, काम कर रहा हूँ, और तुमको समझना होगा कि अगर मैं काम में बिजी हूँ काम में बिजी मैं भी रहती हूँ। मेरी भी कम से कम 12 घंटे की ड्यूटी हो ही जाती है। फिर भी मैं तुम्हें फोन करती हूँ, मैसेज पर पूछती रहती हूँ, तुमको तो वो भी बुरा लगता है। हाँ, तो क्यों इतना पूछती रहती हो? खाना खाया, पानी पिया, अब क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, घर में कौन है, ऑफिस में कौन कौन है? पुलिस कमिश्नर की तरह वही घिसे बैठे सवाल। हाँ, मैं पूछूंगी और पूछती रहूंगी, और तुम्हें भी जवाब देना पड़ेगा। और ऐसी कौन सी कहानी बढ़ जाती है तुम्हारी पूछने में? अरे रोज वही सवाल।
पिछले 1 महीने से रोज वही एक बात, कुछ तो आगे बढ़ो। तुम इतना पीछे पड़ जाती हो कि काम पर ध्यान लगाना मुश्किल हो जाता है। काम पर ध्यान लगाने या फिर दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने की? तो तुम्हारे दोस्त दीपक ने बताया मुझे, परसों तुम लोग फिल्म देखने गए थे और नेहा भी साथ में थी। हाँ तो सबकी फ्रेंड है वो, अकेले मेरे साथ थोड़ी ना गई थी फिल्म देखने के लिए। और मैंने तो तुमसे कहा था साथ चलने के लिए ना, तब तो तुम्हारे ऑफिस की मीटिंग नहीं कराई। चलना चाहिए था साथ में, तो ये शिकायतें नहीं करती तुम। तुमने जानबूझकर शाम को 6 बजे की शूटिंग पे खरीदी। तुमको मालूम था कि शाम की मेरी एक मीटिंग है। तुम चाहते ही नहीं थे कि मैं आऊं। अगर मैं आ जाती तो नेहा के साथ मस्ती कैसे होती? तुम भी ना बहुत शक करने लगी हो आजकल। ट्रस्ट नाम की कोई चीज होती है, भूल गई हो? हाँ, ट्रस्ट नाम की चीज होती है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं। 15 दिनों में एक बार 2-4 घंटों के लिए मिलो और उसके बाद गायब हो जाओ। 6 बार फोन करूं तब उठाओ और उसके बाद भी जो पूछो उसका सीधा मुंह जवाब ना दो। बात बात पर गुस्सा हो जाओ तो शक तो होगा ना। आखिर मेरी भी कोई फीलिंग्स की कदर है या नहीं? पागलों की तरह तुम्हारे बारे में सोचती रहूं, तुम्हारी फिक्र करती रहूं। पता नहीं उसने खाना खाया या नहीं, उसकी तबीयत तो खराब नहीं, लेकिन महाशय को तो पड़ी ही नहीं है। मेरा पूछना परेशान करने लगा है तुम्हें। तुम भागना चाहते हो मुझसे, दूर जाना चाहते हो तो साफ साफ कहो ना कि अब हो गया, मन भर गया मुझसे, अब कोई प्यार व्यार नहीं है, कोई दूसरी चाहिए तुम्हें। हो गया रोना शुरू? आदत हो गई है तुम्हें मुझे बार बार परेशान करके खुद रोने की, मुझे ब्लैकमेल करने की। आखिर चाहती क्या हो तुम? मैं काम ना करूं, बस तुम्हारे फोन और मैसेजेस का जवाब देता रहूं, वही नौकरी कर लूं, आई लव यू करता रहूं, तभी तुमको चैन मिलेगा। कई बार कह चुका हूं कि अगर मैं काम में बिजी हूं तो मुझे ज्यादा फोन और मैसेजेस अच्छा नहीं लगता है। अरे भरी मीटिंग में सीरियस डिस्कशन चल रही होती है तो तुम्हारे फोन और मैसेजेस का जवाब कैसे दे सकता हूं? सबकी नजरें एक दूसरे पर रहती है, अच्छा लगता है क्या? तुम्हें सिर्फ अपनी जॉब और अपने काम की परवाह है। मेरी तो तुम्हारी लाइफ में कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं एक पागलों की तरह अपना टाइम बर्बाद कर रही हूँ। अरे कहां जा रही हो? सुनो, फिर वही तमाशा, रोज रोज का ड्रामा हो गया। स्त्री पुरुष के बीच कैसा भी संबंध क्यों ना हो, दोनों एक दूसरे को समझने में असमर्थ ही होते हैं। कारण गहरे हैं और शायद प्रकृति ने दोनों को एक दूसरे से अलग इसलिए बनाया है ताकि एक आकर्षण बना रहे और सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायता मिलती रहे। सदियों से इस दिशा में प्रयास हुए हैं कि कैसे दोनों एक दूसरे के साथ समझौता करते हुए चले, किंतु समस्या अब भी वैसी ही है। कुछ लोगों का मानना है कि दोनों रेल की समानांतर पटरियों की तरह हैं, जो साथ साथ तो चलती है किंतु एक नहीं हो पाती। दोनों के विचार अलग, इच्छाएं अलग और जीवन जीने की दृष्टि अलग। जब रो देती है सोचने के लिए मजबूर होता है। कई बार ऐसा लगता है कि उसके रोने में कुछ सच्चाई नहीं है, बस जो उसके चेहरे पे दुख और पीड़ा दिखाई देती है वो अस्वीकार भी तो नहीं की जा सकती। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि वो पीड़ित क्यों है। ये तो मानी हुई बात है कि हम दोनों एक दूसरे के प्यार में हैं, पर रोज रोज प्यार का इजहार करते रहना कहाँ की समझदारी है। शुरू के दिनों की बात अलग, पर अब तो हम एक हो गए हैं। ठीक है, अलग अलग घरों में रहते हैं, पर मिलना तो है। फिर क्या है उसकी परेशानी? ऐसा तो नहीं उसे लगता है कि मैं किसी और से भी इसी तरह से जुड़ा हूं।
क्या ये असुरक्षा का भाव उसकी असली मुश्किल है? अगर हाँ, क्या कर सकता हूं मैं इसमें? क्या करना चाहिए मुझे? नहीं, मुझे उसका गैर जिम्मेदाराना व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं। बात ना हो, एक दूसरे का ख्याल रखने का भाव ना हो, तो फिर रखा क्या है रिश्ते में? जब दोनों की जिम्मेदारी है तो वो एकदम से खुद को दूर कैसे रख सकता है? माना कि रोज मैं उसे खाना बनाकर नहीं खिला सकती, पर पूछ तो सकती हूँ। इसमें मेरा अपनापन ही तो है। फोन पर थोड़ी थोड़ी देर में बात कर लेने में आखिर परेशानी क्या है? मैसेजेस का जमाना है तो उसका उपयोग क्यों ना हो? हाँ, अगर मेरे ज्यादा पूछने से उसे परेशानी होती है तो थोड़ा कम कर सकती हूँ। पर क्या करूँ? कभी कभी असुरक्षित महसूस करती हूँ। जब अपनी कोमल भावनाओं को उसको सौंप दिया है तो थोड़ी असुरक्षा तो होगी। अगर वो मेरी कोमल भावनाओं को ना समझे तो फिर मेरे समर्पण का क्या मतलब? हाँ, हाँ बोलो। कुछ नहीं, तुम बिजी हो? हाँ, पर बात कर सकते हैं। अरे आज तो तुम्हारी छुट्टी है, कैसा जा रहा है दिन? नॉट बैड। घर के छोटे मोटे काम निपटा रही हूँ। तुमने खाना खाया? I'm so sorry. I'm so sorry. मुझे पता है तुम्हें पूछना पसंद नहीं, फिर भी तुम भी ना, कैसी बात कर रही हो? सुबह दूध पिया था मैंने। अरे हाँ, तुमने जो मुझे एसएमएस में टिप्स दिए थे ना, बहुत काम आए मीटिंग में। अच्छा। हाँ। चलो, जानकर बहुत खुशी हुई। वैसे मैं तुम्हारे कुछ काम तो आ ही सकती हूँ। मुझे अपना असिस्टेंट बना लो। असिस्टेंट बनते बनते तुम मेरी बॉस बन जाओगी, इस बात का डर लगता है। तो फिर बॉस ही बना लो, साथ में असिस्टेंट बन जाऊंगी। तुम्हारी जैसी मर्जी, जब जो जी चाहे समझ लेना। बात में दम तो है। अच्छा, कल तुमने एक बार भी फोन नहीं किया, क्या बात है? सब ठीक तो है? हाँ, मैंने सोचा तुम्हें थोड़ी आजादी अच्छी लगती है, तो क्यों ना मैं भी तुमसे कुछ सीखूं और देखूं कि आजाद पंछी बनने में मजा है या नहीं। तो क्या पाया? आजादी का उत्सव कैसे मनाया? नहीं, बहुत मजा तो नहीं आया। शायद हमारी जाति बंधन में रहकर वो सुख पाती है जो तुम्हारी जाति आजाद होकर ले पाती है। ये तो है, लेकिन हमारी जाति भी ज्यादा आजाद होकर बोर हो जाती है। शायद थोड़ा बंधन, थोड़ी आजादी, ऐसे हमारे स्वभाव को ठीक लगता है। बात में दम तो है। वैसे कल मैंने एक प्रयोग किया, जो जो तुमसे कहना चाहती थी तुम्हारी तस्वीर से कह दिया। कुछ तसल्ली तो हुई। अरे वाह, ये अच्छा तरीका है। लेकिन राज की बात बताऊं, तुमने तो अब ये तरीका ढूंढा है। मैं तो कब से अमल करता आ रहा हूँ। हाँ? और कहा नहीं? तुम्हारी तस्वीर से तो कहता था। अच्छा, मेरी तस्वीर ने कुछ जवाब दिया? हाँ, कुछ वो मुझे पुराने मैसेजेस में मिल गए। क्या बात है, बात में तुम्हारी दम तो है। वैसे कल मैं भी काम में तो था, पर हर आधे घंटे में फोन पे नजर जाती थी कि अब आया मैसेज। इसका मतलब मेरा इंतजार किया, मेरे मैसेजेस का? बिल्कुल। अच्छा, हो कहाँ अभी तुम? मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर। क्या? तुम भारी थी? हाँ। तुम कहा क्यों नहीं? अंदर क्यों नहीं है? तुम बुलाओगे तो आऊंगी। बुला तो लिया मैंने। तो आ भी तो गई मैं।
आई लव यू। I love you too. Miss you. जी हाँ, अभिनय में शक्ति है। हम इस प्रकार यदि अपने जीवन में अभिनय का प्रयोग करें तो निश्चित रूप से हम एक बेहतर मनुष्य बन सकते हैं। और यदि मुझसे पूछा जाए कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, तो मैं कहूंगी एक बेहतर मनुष्य बनना जो देवतुल्य है। और ये अपने अंदर छिपे असुरों के संहार के बिना नहीं हो सकता। इस विराट ब्रह्मांड में देव असुर का संग्राम निरंतर चल रहा है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में इस संग्राम की चुनौतियों को स्वीकार करना है और उसमें विजयी होकर अपने मनुष्य होने की सार्थकता को सिद्ध करना है। तभी हम गर्व से और दृढ़ता पूर्वक एक घोषणा कर सकते हैं कि हाँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। तो आखिरी पड़ाव और थोड़ा परिचय हो जाए आप सबसे। ऋत्विक। आप सभी को मेरा रंग प्रणाम। मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मेरा नाम शालिनी सनील। मेरा नाम राहुल देव है। मेरा नाम जन्मेजय तिवारी। मेरा नाम शालिनी राठौड़ है। मेरा नाम सत्यम मिश्रा है। मेरा नाम ललित पाली म्यूजिक पे आर्यन कॉल और लाइट्स पे रवि श्रीवास्तव। एक बार फिर आप सबको जाते हुए दो बातें कहना चाहूंगा कि मेरे अपनी लंबी अभिनय की और योग की यात्रा में ये अभिनय योग मेरा एक रिसर्च वर्क है, जिसको मैंने अभी एक नाटक के रूप में प्रस्तुत किया है। मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि एक्टिंग हैज़ हीलिंग पावर्स। तो मैं इस पर अपना दूसरा काम भी कर रहा हूँ पुस्तकों और इसके माध्यम से। मेरा एक ट्रैक जीवन में योग का रहा है, तो इसलिए मैंने दोनों को जोड़ा और पाया कि दोनों में बड़ी सिमिलैरिटी है। तो पुरानी बातें भी हैं, फिल्मों में तो अक्सर कहते हैं कि संसार एक रंगमंच, ये सब बातें पुरानी हैं। फिलोसफीज में भी ये बात नर्तक आत्मा, अंतरात्मा, बहुत सारे दर्शनों में सुनने को मिलेगी। तो मैंने ये प्रयास शुरू किया है और मेरी इच्छा है कि हम इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। एक सिंपल नाटक के जरिए एक फिलोसफिकल थॉट है जिसको हम पहुंचाना चाहते हैं कि सभी थोड़ा अभिनय सीखें, अभिनय करें और अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाएं। क्योंकि अभिनय में शक्ति है, ये बात हम कह ही रहे हैं। तो झूठ मूठ की मुस्कान, झूठ मूठ का प्रेम, झूठ मूठ की सहानुभूति और झूठ मूठ की मोहब्बत, ये सब काम आती है। थोड़ा नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए अभिनय एक बेहतरीन विधि। थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों से मिल लीजिए आप सब लोग।
बंद